नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डेविसन-जर्मर प्रयोग, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रयोग है विद्यार्थियों, वो गतिशील द्रव्य कण की तरंगीय प्रकृति की पुष्टि करता है। हम आपको याद दिला दें कि डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसमें हमने ये सीखा कि जो गतिशील द्रव्य कण है वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करना चाहिए। एक बार मैं फिर से डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसको आपको बता देता हूं। डी ब्रोगली अपनी परिकल्पना में कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से एक गतिशील जो द्रव्य कण है वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करना चाहिए। तो इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की, उनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। हालांकि डी ब्रोगली ने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी प्राप्त कर लिया था। देखिए, किसी गतिशील द्रव्य कण की जो तरंग धैर्य है उसको उन्होंने डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहा और उसका फॉर्मूला लैम्ब्डा बराबर h/p प्राप्त किया था। इसके साथ में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए भी तरंग धैर्य का फॉर्मूला उन्होंने प्राप्त किया था 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में √v। ये हमने पहले पढ़ लिया है, डी ब्रोगली की परिकल्पना में पढ़ लिया है। क्लियर? तो डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना बता दी, बट उसका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। प्रायोगिक रूप से उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की थी। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो उनकी परिकल्पना की पुष्टि करता है। अर्थात डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट द्रव्य की तरंगीय प्रकृति को बताता है। क्लियर? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कि गतिशील द्रव्य कण की तरंगीय प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका मैं उद्देश्य यहां पर लिख देता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य यह रहा कि द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि करना। द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। विद्यार्थियों, इस एक्सपेरिमेंट के नाम से स्पष्ट है कि इस एक्सपेरिमेंट को दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, डेविसन तथा जर्मर। 1927 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। डेविसन और जर्मर दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को किया। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो द्रव्य है उसकी तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला एक एक्सपेरिमेंट G.P. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने भी किया। थॉमसन, J.J. थॉमसन अलग है, G.P. थॉमसन अलग है। उन्होंने भी द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला एक प्रयोग किया, वो उन्होंने इनके बाद में किया। तो देखिए, वो 1928 में करते हैं। G.P. थॉमसन के द्वारा भी द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि की गई। थॉमसन को और डेविसन दोनों को अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। हम आपको बता दें अब इसकी प्रायोगिक व्यवस्था, फिर इसकी हम कार्यविधि समझेंगे और अंत में हम बात करेंगे कि कैसे एक द्रव्य कण है उसमें तरंग धैर्य होती है, वो तरंगीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित करता है। क्लियर? देखिए, जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। प्रायोगिक व्यवस्था, विद्यार्थियों, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर मूल रूप से 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन गन, लक्ष्य और संसूचक। हम आपको तीनों ही जो भाग हैं आप लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, इसमें एक होती है इलेक्ट्रॉन गन
और इलेक्ट्रॉन गन में एक्चुअल में एक टंगस्टन का तंतु होता है जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है। इसे हम एक निम्न वोल्टता स्रोत से संयोजित करके रखते हैं। इसे एक निम्न वोल्टता से संयोजित करके रखेंगे। लो वोल्टेज से हमने इसको निम्न विभव यहां पर हमने लगा रखा है, निम्न विभव। और ये जो तंतु है वो है टंगस्टन का, एक फिलामेंट है और ये टंगस्टन का बना हुआ है। इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया होता है। और जब इसको इससे जोड़ देंगे तो इस तंतु से, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब उन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए यहां पर एक बेलनाकार भाग होता है, यहां पर एक बेलनाकार भाग होगा और आगे से उसका जो मुंह है वो इस प्रकार से रखा जाता है। छिद्र उनके ऊपर इस प्रकार से होते हैं। एक छिद्र यहां पर होता है, इस छिद्र को हम नाम देते हैं S1। इसको क्या नाम देते हैं? S1। और ये वाला जो छिद्र है इसको हम नाम देते हैं S2। क्लियर? और देखिए ये जो बेलनाकार भाग है इसे हम उच्च विभव पर रखते हैं, इसे उच्च हाई वोल्टेज के ऊपर इसको रखा जाता है। यहां से इस तरीके से इसको एक उच्च विभव वाले वोल्टता स्रोत से इस तरीके से जोड़कर रखते हैं। इस तरीके से इसको कनेक्ट करके रखेंगे। ये धनावेशित सिरे से जुड़ा होता है तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट ये धन विभव पर होगा। ये जो पूरी पूरी व्यवस्था है, अभी तक जो हमने इस व्यवस्था को आपको दिखाया है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। क्लियर? देखिए इसके ठीक बाद में, ठीक आगे की ओर लक्ष्य के रूप में यहां पर निकल क्रिस्टल लगा होता है। यहां पर क्या लगा होगा? एक निकल का क्रिस्टल लगा होगा जो कि देखिए इस जो इलेक्ट्रॉन की पुंज यहां से बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन की किरण यहां से बाहर निकलती है, उसके ठीक सिद्ध में यहां पर रखा जाता है, लक्ष्य होगा और ये निकल का बना होता है। क्लियर? और यहां से जो प्रकीर्णित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एक किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रकीर्णित, चारों ओर सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों का प्रेक्षण करने के लिए यहां पर एक संग्राहक लगा होता है। क्या लगा होगा? एक चल संग्राहक लगा होता है इस तरीके से। और ये जो चल संग्राहक है, ग्रहण करने वाला जो हिस्सा है, वो एक वर्ताकार पैमाने के ऊपर लगा होता है इस तरीके से। वर्ताकार पैमाना है जो कि कोण को मापता है, प्रकीर्णन कोण को मापता है। हम आपको बेटर तरीके से समझाएंगे। एक बार इस व्यवस्था को आप लोग समझ लीजिए। यहां से एक धारामापी जुड़ा होता है और धारामापी को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ होता है। क्लियर? देखिए यहां से इसके पीछे स्क्रू लगे होते हैं जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था होती है। ये पूरा का पूरा जो उपकरण है वो एक निर्वातित लकड़ी के पात्र में लगा होता है। सारा का सारा जो भाग है वो एक निर्वातित भाग में लगा होगा। ये जो भाग होता है वो क्या होगा? निर्वातित लकड़ी का बॉक्स है, उसमें ये सारी की सारी व्यवस्था की हुई होती है। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 भाग है। ये वाली जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इसे हम क्या कहते हैं? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के जो प्रमुख भाग हैं वो देखिए, प्रमुख भाग, तो इसमें 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, देखिए इसको आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन गन इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा है जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। हम चाहें उस मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर लेते हैं।
इसके साथ में इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को हम त्वरित गति प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है। तो यहां से आप ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन गन को मैं समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमारे पास में एक इसमें फिलामेंट होता है F, और ये जो फिलामेंट है F वो टंगस्टन का बना होता है। F क्या है? टंगस्टन का फिलामेंट है। यहां पर किसका फिलामेंट है? टंगस्टन का फिलामेंट है। क्लियर? और इसके ऊपर, इस टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। बेरियम ऑक्साइड का इसके ऊपर क्या किया हुआ होगा? लेप किया हुआ होता है। क्लियर? अब देखो समझना कि यहां से इसको हम निम्न विभव पर रखते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लगातार उत्सर्जित होंगे। जब इसमें से करंट का फ्लो होगा तो इस फिलामेंट से लगातार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। क्लियर? अब वो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी हमें एक किरण पुंज प्राप्त करनी है, बारीक किरण पुंज प्राप्त करनी है। तो उसे किरण पुंज प्राप्त करने के लिए उसे दो बारीक से छिद्रों में से गुजारते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन समझेंगे आप कि ये यहां से एक उच्च वोल्टता स्रोत से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास में यहां पर क्या है? उच्च विभव इसको दिया गया है और इसको ये धनावेशित है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण है वो बाहर निकलेंगे, इससे आकर्षित होकर गति करेंगे। यहां से जब ये बाहर निकलेंगे तो हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन गन आपको समझ में आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्राप्त करते हैं। और देखिए यहां से हम अलग अलग वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम 44 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक का वोल्टेज यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। कहां से कहां तक? 44 वोल्टेज से 64 वोल्टेज तक यहां पर अप्लाई करेंगे। उच्च विभव इन इलेक्ट्रॉनों को हम देने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए यहां से उच्च विभव हम देंगे, इलेक्ट्रॉनों की एक किरण पुंज हमें प्राप्त हो जाएगी। अब फिर इसके बाद में हम चलते हैं, इसका जो प्रमुख भाग है उसमें दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास में है लक्ष्य। और लक्ष्य के रूप में यहां पर निकल क्रिस्टल होता है। लक्ष्य के रूप में क्या होगा? निकल क्रिस्टल होता है। अब देखिए निकल क्रिस्टल को ही क्यों यूज में लिया गया उसको समझें आप, क्योंकि निकल क्रिस्टल के अंदर जो परमाणुओं के मध्य की जो डिस्टेंस है वो इन इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य की कोटि की ही होती है। देखिए इनके परमाणुओं के मध्य की जो डिस्टेंस है उसे मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूं, 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। 2.15 एंगस्ट्रॉम होगी। क्लियर? इसलिए निकल के क्रिस्टल को लक्ष्य के रूप में लिया गया। ठीक है? तो यहां पर ये जो पट्टिका आप देख रहे हैं वो निकल की बनी हुई है। किसकी बनी है? एक निकल के क्रिस्टल की बनी हुई है। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो यहां पर आकर आपतित होती है और इन निकल के परमाणुओं से परिकिरणित होती है। निकल के परमाणुओं से क्या होगी? परिकिरणित। परिकिरणित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यहां से टकराएगी और सभी संभव दिशाओं में चारों ओर परिकिरणित होगी। सभी संभव दिशाओं में चारों ओर क्या होगी? परिकिरणित होगी। क्लियर? अब उन्हें कि यहां इस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, इस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, इस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता। तीव्रता का मतलब है मात्रा। तीव्रता का मतलब है मात्रा, मतलब उनकी संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ज्यादा होगी तो उनकी तीव्रता भी अधिक होगी। क्लियर? तो उनका मापन करने के लिए यहां पर जुड़ा होता है एक संसूचक। ये क्या लगा है? यहां पर एक संसूचक लगा होता है। ये यहां पर लगा है एक संसूचक जो कि इस व्यवस्था का तीसरा भाग होता है। संसूचक में क्या होता है? इन्हें हम इलेक्ट्रॉन संग्राहक भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन संग्राहक, क्योंकि इसी के द्वारा ही क्या होते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन संग्राहक भी कह सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन संग्राहक भी
कहा जा सकता है। अब देखिए, संसूचक जिसे हम इलेक्ट्रॉन संग्रह कहते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन संग्रहित किए जाएंगे और यहां से जब इलेक्ट्रॉन संग्रहित होंगे तो इस धारामापी से होते हुए ग्राउंड में जाएंगे। तो ये जो धारामापी है इसमें से इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, पास आउट होंगे, तब धारा का प्रवाह होगा और जब धारा प्रवाहित होती है तो इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा और यहां से हमें पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। कि देखिए, यहां से बहने वाली जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता के समानुपाती होगी। इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा मात्रा में आएंगे, इसका मतलब है तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। तीव्रता ज्यादा होगी तो धारा भी ज्यादा होगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता है वो इस धारामापी में से बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो धारा जितनी ज्यादा यहां से प्रवाहित होगी तो इट मीन्स वहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी अधिक है। क्लियर? यहां पर एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है जो कि प्रकीर्णन कोण का मापन करेगा। यहां पर ये एंगल मैंने ले लिया है थीटा, जो कि यहां से बता देगा कि जो एंगल है, प्रकीर्णन कोण है, वो कितना है, प्रकीर्णन कोण कितना है। क्लियर? तो विद्यार्थी, ये है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था और हम आपको हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं ताकि आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के YouTube वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हस्तलिखित नोट्स के लिए हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे और वीडियोज के लिए आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियोज उपलब्ध हो सके। अब देखिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूं। इन नंबर पर आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हैं व्हाट्सएप नंबर जिन पर आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार ये तो हो गई है इसके प्रमुख भाग। अब ये कैसे काम करता है इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पूरी व्यवस्था निर्वातित लकड़ी के बॉक्स में है। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ है टंगस्टन के तंतु पर। यहां से बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए देखिए विभव है, तो ये इस धनावेशित भाग से आकर्षित होकर ये इधर आएगा। उच्च विभव दिया गया है, इस पर धनावेश है। क्लियर? तो धनावेश के कारण से ये त्वरित हो जाता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं वो है त्वरित इलेक्ट्रॉन। ये जो विभव दिया गया है इसको हम कहते हैं त्वरक विभव। इस विभव को त्वरक विभव, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इन दो बारीक छिद्रों में से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे तो एक किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे। तो यह है एक बारीक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। क्लियर? अब इससे किरण पुंज का हम आपतन करवाते हैं निकल के क्रिस्टल पर। इसका आपतन कहां करवाएंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज इस निकल के क्रिस्टल पर आपतित होती है। तो ये देखो, इसको समझें आप। इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? प्रकीर्णन। अब देखिए, प्रकीर्णन होने का मतलब यहां पर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है सभी संभव दिशाओं में चारों ओर प्रकीर्णित होंगे। यहां से परमाणु से टक्कर करने के पश्चात सभी संभव दिशाओं में चारों ओर क्या हो जाएंगे? प्रकीर्णित हो जाएंगे, गति करेंगे। क्लियर? अब देखिए, यहां से जब इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होंगे तो उनकी तीव्रता का मापन करने के लिए उनकी प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, ये तो है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये है प्रकीर्णित या विवर्तित भी इसे हम कह सकते हैं। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है ये, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज। और इस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रकीर्णन कोण, देखो वैसे एक्चुअल में प्रकीर्णन कोण इसके आपतन की दिशा से जो एंगल होता है वो होता है, बट यहां पर मैंने ये वाला एंगल दिखाया है थीटा, इसे हम कह रहे हैं प्रकीर्णन कोण। तो प्रकीर्णन कोण का मापन करने के लिए एक वृत्ताकार पैमाना यहां पर लगा होता है।
एक इलेक्ट्रॉन संग्राहक यहाँ पर लगा होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक एक धारामापी से जुड़ा होता है और धारामापी से एक भू संपर्कित किया हुआ होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आए, जैसे मान लो थीटा कोण के ऊपर परिकिणित होकर आए, वो इसमें चले गए, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है धारामापी में से होते हुए ग्राउंड में चले गए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए तो इसमें से धारा प्रवाहित हुई, और जब धारा प्रवाहित होती तो इसमें विक्षेप आएगा। तो धारा की जो मात्रा है, धारा का जो मान है, वो इसके जरिए माप लेते हैं। तो विद्यार्थियों, धारामापी में बहने वाली धारा इस संसूचक में, इलेक्ट्रॉन संग्राहक में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब देखिए यहां से जो दिया गया, ये तो होगी इसकी व्यवस्था, कैसे काम करता है ये मैंने बता दिया। इसके ऊपर लगाया गया ये जो त्वरक विभव है, उच्च त्वरक विभव है, ये 44 वोल्ट से 64 वोल्ट तक लगाया गया। कई जगह पर 68 भी मिल सकता है। तो 44 वोल्ट से 64 या 68 वोल्ट तक इसको विभव दिया गया। क्लियर? इतना वोल्टेज का हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में विभव दिया गया। क्लियर? अब हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन की तीव्रता हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अलग अलग कोण पर अलग अलग प्राप्त होती है। अलग अलग कोणों के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है वो अलग अलग कोण पर। डेविसन और जर्मर ने 44 वोल्ट के ऊपर, 48 वोल्ट पर, 52 वोल्ट पर, हर 4 वोल्ट के पश्चात तीव्रता तथा विभव के मध्य वक्र खींचा। एक तरफ तीव्रता ली, एक तरफ विभव लिया। विभव यहां पर आरोपित करें 44 वोल्ट, 45 वोल्ट, 46 वोल्ट, 47 वोल्ट। क्लियर? तो विभव का मान जैसे जैसे बढ़ाए गए तो अलग अलग एंगल के ऊपर तीव्रता अलग अलग। देखो, एक तो वोल्टेज पहले जैसे 44 वोल्ट रख लिया, फिर उसकी तीव्रता का देखा कौन से एंगल पर तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, फिर 45 वोल्ट रखा, फिर अधिकतम तीव्रता ज्ञात किया गया। ऐसे ही सभी वोल्टेज के ऊपर तीव्रता देखी गई। तो विद्यार्थियों, इस एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि जब हम वोल्टेज का मान 54 वोल्ट रखते हैं और प्रकीर्णन कोण जब 50 डिग्री होता है, प्रकीर्णन कोण जब कितना डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, तब जो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता है वो सर्वाधिक होती है। मतलब यहां वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, तो यहां पर जो और 54 वोल्ट का आपने विभव लगाया तो जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है वो सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है। बताइए, इतना इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ पाए क्या? तो मैं यहां तक यदि समझ में आ गया है तो जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं थोड़ी सी, कि आरोपित जो विभव है जिसे हम त्वरक विभव भी कह रहे हैं, वो 44 वोल्ट से बढ़ाया गया। तो जैसे जैसे बढ़ाया तो ये देखा गया कि जब वोल्टेज 54 वोल्टेज होता है और प्रकीर्णन कोण जब 50 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है वो सर्वाधिक प्राप्त होती है। देखो, एक बार इससे कोई स्पष्ट कर लेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है वो यहां से पता लग जाएगी। जितनी ज्यादा धारा बहेगी इट मीन्स वहां पर तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि थीटा बराबर प्रकीर्णन कोण तो कितना होना चाहिए, प्रकीर्णन कोण जिसे हम थीटा कह रहे हैं, थीटा बराबर तो जब 50 डिग्री तथा त्वरक विभव जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है V बराबर 54 वोल्ट होता है। 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता सर्वाधिक होती है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, कौन सी इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता है? प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता सर्वाधिक होती है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, एक साइंटिस्ट रहे हैं ब्रेग ने एक क्रिस्टल के तलों के मध्य की दूरी
तथा तरंगधैर्य के मध्य संबंध बताने वाला एक समीकरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा तरंगधैर्य और परमाणु के मध्य की दूरी का भी एक संबंध स्थापित किया। मैं दोनों ही जो रिलेशन है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए क्या है, ब्रेग समीकरण इसे हम कहते हैं, ब्रेग समीकरण। ब्रेग इक्वेशन क्या है, एक तो है डी साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा, क्लियर। और एक जो इक्वेशन है इनके द्वारा दी गई, जो ब्रेग के द्वारा दी गई, वो होती है 2d साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा। मैं यहां पर इस वाली इक्वेशन को यूज में लूंगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, ये जो रिलेशन है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा, ये जो रिलेशन है ये जो विवर्तन वाली घटना है उससे हमें प्राप्त हुआ है, उससे हमें मिला है। कि देखिए जो केंद्रीय जो फ्रिंज होती है वो सर्वाधिक तीव्रता वाली होती है, उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। और देखिए हमने जो केंद्रीय फ्रिंज है वो हमें पता है कि प्रथम निम्निष्ठ तक फैली होती है, प्रथम निम्निष्ठ तक फैली होती है। और हम ये मानते हैं कि जब विवर्तन की घटना घटित होती है तो पहले स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में जब n बराबर 1 होता है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए d यहां पर होता है दोनों परमाणुओं के, मतलब निकल की जो परमाणु है उनके मध्य की दूरी, जो कि 2.15 है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। यह है निकल के परमाणुओं के मध्य दूरी, निकल के परमाणुओं के मध्य की दूरी है, परमाणुओं के मध्य की दूरी। और यहां पर हम n बराबर 1 लेकर चले, n बराबर कितना लेकर चले, प्रथम जो स्थिति है। तो यहां से आगे हमारे पास में 2.15 एंगस्ट्रॉम साइन थीटा, तो साइन 50 डिग्री बराबर 1 इंटू लेमड़ा। तो यहां से जब हम लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2.15 एंगस्ट्रॉम, और साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.7665। देन हमें यहां से इस लेमड़ा की जो वैल्यू है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। ये हमें ब्रेग की जो इक्वेशन है ना, वहां से लेमड़ा की जो वैल्यू है 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। देखिए विद्यार्थियों, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये है दो तलों के मध्य की दूरी। जैसे निकल क्रिस्टल हम ले रहे हैं तो निकल क्रिस्टल में एक परमाणु का परत हो गई, दूसरी परमाणु की परत हो गई, दोनों तलों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। और वो जो स्मॉल डी है वो 0.91 होती है, और उस कंडीशन में जो थीटा है वो 65 डिग्री होगा। और जब आप उसकी कैलकुलेशन से जब लेमड़ा फाइंड आउट करेंगे तो इतना ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, सेम ही वैल्यू प्राप्त होने वाली है। तो ब्रेग इक्वेशन से डेविसन जर्मर के प्रयोग से लेमड़ा का जो मान है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। अब मैं बात करूं डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली की परिकल्पना से। डी ब्रोगली की परिकल्पना इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है उसका फॉर्मूला ये प्राप्त करती है, ये वाला फॉर्मूला होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में √ V। और यदि हम यहां पर V का मान 54 वोल्ट पुट कर दें, यहां पर V का मान हम कितना पुट कर दें, 54, तो देखिए इसका जो लघुत्तम √ है वो 7 से अधिक और 8 से कम आता है। और जब 7.5 के लगभग इसमें जब भाग लगाएंगे तो इसका जो मान है 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। तो यहां से आप देखें कि लेमड़ा का जो मान है 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो रहा है, यहां पर जो मान है 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो रहा है, जो कि सिमिलर है, एक ही कोटि के हैं, सेम लगभग समान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ब्रेग इक्वेशन से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं तो 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, और डी ब्रोगली की परिकल्पना से यदि हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें तो 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो दोनों की सिमिलर प्राप्त हो रही है, अर्थात जो डी ब्रोगली ने द्रव्य कणों की तरंगदैर्घ्य बताई वो सही बताई है, तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो सही बताया है। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें ये मिल चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो कण के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और उनकी जो तरंग दैर्ध्य है 1.65 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आपने देखा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए द्रव्य कण यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति की हमने यहाँ पर पुष्टि की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।